नमस्कार। ईरान का परमाणु कार्यक्रम आजकल फिर से काफी सुर्खियों में है। हाँ बिल्कुल। खबरें आ रही हैं कि वो लोग यूरेनियम को हथियार बनाने के लेवल के काफी नजदीक तक एनरिच कर चुके हैं। सही। तो आज हम इसी थोड़े पेचीदा मामले की गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ और आज हम कहाँ खड़े हैं। हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, ईरान का परमाणु कार्यक्रम, एक अवलोकन। तो इसी के आधार पर हम इसके इतिहास, इसकी जो क्षमताएं हैं, जो समझौते हुए और जो आजकल तनाव चल रहा है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी असल में शुरू होती है 1950s के दशक में, और ये शायद थोड़ा सरप्राइजिंग लगे कि शाह पहलवी ने जब ये शुरू किया तो अमेरिका ने एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम के तहत मदद भी की थी। हाँ, ये बात बहुत लोग नहीं जानते। उस वक्त माहौल बिल्कुल अलग था। बिल्कुल। फिर 1968 में ईरान ने एनपीटी मतलब परमाणु अप्रसार संधि उस पर साइन किया। 1970 में पुष्टि भी कर दी, कहा कि भाई हम शांतिपूर्ण इस्तेमाल करेंगे, हथियार नहीं। और बुशहरन में जो उनका पहला पावर प्लांट है, वो भी तभी बनना शुरू हुआ था। हाँ, तो शुरुआत तो एकदम शांतिपूर्ण थी, लेकिन फिर 1969 में वो इस्लामिक क्रांति हुई और उसने सब कुछ बदल दिया। अच्छा। कैसे? देखिए, पहले तो कार्यक्रम एकदम धीमा पड़ गया, फिर 90 के दशक में उन्होंने इसे दोबारा शुरू किया, इस बार रूस और चीन की मदद से। ओके। और यहीं से पश्चिमी देशों को, खासकर अमेरिका और इजराइल को शक होने लगा। शक किस बात का? यही कि ये जो कह रहे हैं कि सिविलियन यूज के लिए है, कहीं इसकी आड़ में वो परमाणु हथियार बनाने की तैयारी तो नहीं कर रहे। और शक शायद इसलिए भी बढ़ा क्योंकि ईरान तेजी से अपनी क्षमताएं बढ़ा रहा था। इनके कई ठिकाने हैं ना। हाँ, कई हैं, लेकिन जो सबसे अहम है वो है नतांज और फोर्डो। यहीं पर यूरेनियम एनरिचमेंट का मुख्य काम होता है, वो गैस सेंट्रीफ्यूज मशीनों से। अच्छा, नतांज और फोर्डो वाला तो शायद वो है जो पहाड़ के अंदर है। हाँ बिल्कुल, फोर्डो को खास तौर पर इसीलिए बहुत गहराई में पहाड़ के नीचे बनाया गया है ताकि किसी हवाई हमले वगैरह से सुरक्षित रहे। समझ गया। और बुशहर प्लांट? बुशहर वाला अब चालू है, बिजली बना रहा है और वो IAEA की निगरानी में भी है। फिर अराक में एक हैवी वाटर रिएक्टर है, इस्फहान में यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी है, पारचीन का भी नाम आता है जिस पर शक है कि वो मिलिट्री साइट है, हालांकि ईरान मना करता है। अच्छा, ये जो एनरिचमेंट या संवर्धन की बात हम कर रहे हैं, इसके अलग अलग लेवल होते हैं ना? हाँ, ये समझना जरूरी है। जैसे आम बिजली घरों के लिए आपको बस 3 से 5% शुद्ध यूरेनियम चाहिए। ओके। मेडिकल रिसर्च वगैरह के लिए, आइसोटोप्स बनाने के लिए करीब 20% तक चाहिए होता है। और हथियार के लिए? हथियार परमाणु बम के लिए 90% या उससे भी ज्यादा शुद्ध यूरेनियम लगता है, उसे वेपन ग्रेड कहते हैं। और यहीं पर बात गंभीर हो जाती है, क्योंकि 2024 तक की खबरों के मुताबिक ईरान 60% शुद्धता तक पहुंच चुका था। हाँ, एग्जैक्टली। अब देखिए, 60% सीधे बम बनाने लायक नहीं है टेक्निकली, लेकिन ये किसी भी सिविलियन जरूरत से कहीं ज्यादा है। और ये 60% तक पहुंचना एक बहुत बड़ा टेक्निकल लीप है। यहाँ से 90% तक जाना आसान हो जाता है। हाँ, तुलनात्मक रूप से काफी आसान। इसीलिए 60% वाली बात ने दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी थी। तो इसी बढ़ती क्षमता और शक के माहौल में फिर वो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी IAEA का रोल आता है। बिल्कुल। IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। NPT संधि के तहत इनका काम है देखना कि ईरान अपने वादे निभा रहा है या नहीं, कि वो हथियार तो नहीं बना रहा। और उनकी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? सालों से उनकी रिपोर्ट्स में मिला जुला रुख रहा है। कभी वो कहते हैं ईरान सहयोग कर रहा है, कभी कहते हैं कि वो पूरी जानकारी नहीं दे रहा या जांच में अड़चन डाल रहा है। ओके। तो इसी खींचतान के बीच वो 2015 वाली डील हुई थी, JCPOA। हाँ, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ईरान न्यूक्लियर डील के नाम से ज्यादा जानी जाती है। ये ईरान और P5+1 देशों के बीच हुई थी। P5+1 मतलब? P5 यानी सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन, और +1 यानी जर्मनी। अच्छा, तो इस डील में क्या तय हुआ था? मोटी मोटी बातें। मोटी बात ये थी कि ईरान अपनी परमाणु गतिविधियों पर लगाम लगाएगा, जैसे वो यूरेनियम को 3.67% से ज्यादा एनरिच नहीं करेगा। सिर्फ 3.67? हाँ, और अपने सेंट्रीफ्यूज की संख्या भी काफी कम करेगा, और बदले में IAEA को ज्यादा कड़ी और औचक निरीक्षण की इजाजत देगा। और इसके बदले ईरान को क्या मिला? बदले में उस पर जो बहुत सारे कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए थे, उन्हें हटा लिया गया। एक वक्त लगा था कि शायद अब ये मसला सुलझ गया।
लेकिन फिर चीजें बदल गईं। हाँ, 2018 में तब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप थे और उन्होंने अमेरिका को इस डील से एक तरफा बाहर निकाल लिया और सारे प्रतिबंध फिर से लगा दिए। हाँ। शायद पहले से भी ज्यादा कड़े। बिल्कुल, मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन चलाया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि ईरान की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा। तो ईरान ने क्या किया? क्या वो डील में बना रहा? शुरू में तो वो बना रहा, बाकी देशों से उम्मीद कर रहा था कि वो अमेरिका के बिना भी डील को बचा लेंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो ईरान ने भी धीरे धीरे डील की शर्तों को तोड़ना शुरू कर दिया। मतलब 2019 के बाद से उसने अपने एनरिच्ड यूरेनियम का भंडार भी बढ़ाया और उसका एनरिचमेंट लेवल भी। वो 3.67% की लिमिट तोड़कर पहले 20% और फिर 60% तक ले गया। तो हम वापस वहीं आ गए। बड़ा सवाल, क्या ईरान वाकई परमाणु बम बना रहा है? देखिए, ईरान का आधिकारिक स्टैंड हमेशा यही रहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाना चाहता। उनके सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई ने तो फतवा भी जारी किया हुआ है कि ये इस्लामी सिद्धांतों के खिलाफ है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका और खासकर इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसियां मानती हैं कि ईरान का एक सीक्रेट वेपन्स प्रोग्राम था, कम से कम 2003 तक तो जरूर था, और शायद वो अब भी उस दिशा में काम कर रहे हैं। यहाँ ये समझना शायद जरूरी है कि 90% यूरेनियम बना लेना और बम बना लेना ये दो अलग बातें हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी फर्क है। 90% या उससे ज्यादा इनरिच यूरेनियम होना एक फिसाइल मटेरियल देता है जो बम का कोर होता है, लेकिन उसे एक कामयाब हथियार में बदलना, जिसे वेपनाइजेशन कहते हैं, उसमें और भी बहुत कुछ लगता होगा। हाँ, उसमें डेटोनेटर्स, डिलीवरी सिस्टम यानी मिसाइल पर फिट करना, टेस्टिंग, ये सब बहुत जटिल प्रक्रियाएं हैं। तो 60% तक एनरिचमेंट का मतलब ये नहीं कि बम तैयार है, लेकिन हाँ, ये उस क्षमता के काफी करीब ले आता है, और यही चिंता की असली वजह है। तो आज की तारीख में 2025 की बात करें तो स्थिति क्या है? स्थिति ये है कि ईरान के पास संवर्धित यूरेनियम का अच्छा खासा भंडार जमा हो गया है, जिसमें वो 60% शुद्धता वाला यूरेनियम भी शामिल है। और वो JCPOA डील, उसे वापस लाने की कोशिश है। वो बातचीत लगभग रुकी हुई है। बीच में थोड़ी उम्मीद जगी थी, लेकिन कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई। और तनाव तो बना हुआ है, बल्कि बढ़ाई है, खासकर ईरान और इजराइल के बीच। हमने पहले भी देखा है, इजराइल पर आरोप लगते रहे हैं कि उसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को धीमा करने के लिए गुप्त ऑपरेशन किए हैं, जैसे स्टक्सनेट साइबर हमला या फिर ईरानी वैज्ञानिकों की हत्याएं। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही जटिल और खतरनाक स्थिति है। बिल्कुल। अगर संक्षेप में देखें तो एक प्रोग्राम जो शांतिपूर्ण इरादे से शुरू हुआ था, वो राजनीतिक उलटफेरों, तकनीकी एडवांसमेंट, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते के बनने और फिर टूटने से गुजरता हुआ आज एक ऐसे मोड़ पर है जहां ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने की तकनीकी क्षमता पहले से कहीं ज्यादा है, और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय तनाव भी अपने चरम पर है। और शायद यहीं पर हम आज की बातचीत को रोकते हुए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब कूटनीति मतलब डिप्लोमेसी एक तरह से रुकी हुई है और ईरान की परमाणु क्षमता इतनी आगे बढ़ चुकी है, तो आगे क्या? क्या कोई नया कूटनीतिक रास्ता निकलेगा, या फिर हमें कोई और तकनीकी या शायद सैन्य गतिविधि देखने को मिल सकती है? और इस सब का इस पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर क्या असर पड़ेगा? ये कुछ अहम सवाल हैं जिन पे यकीनन आगे भी नजर रखनी होगी।